नमस्कार, मैं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व डोंगी खास पेशकश सुपर 100 के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं बलविंदर कुमार जी, जो एक सीनियर आईएएस हैं और यूपी एरा के सदस्य हैं। बलविंदर भाई, सबसे पहले आप अपने विषय में थोड़ा सा बताइए कि इससे पहले आप यूपी एरा सदस्य से पहले आप कहाँ किस पोस्ट पर हैं। मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ यूपी कैडर का, और कई पोस्ट पे जो है कार्यरत रहा यूपी के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र सरकार में मैं पहले संयुक्त सचिव था फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में। उसके बाद मैं 2014 में जो है ये वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रहा, और उसके पश्चात मैं सेक्रेटरी माइंस था, और सेक्रेटरी माइंस से मैं जो है वो सेवानिवृत्त हुआ फरवरी 2017 में। उसके पश्चात मैंने कुछ समय के लिए मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में वाइस चांसलर रहा, और तत्पश्चात जो है मैंने ये मेंबर एरा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया 2018 सितंबर में। तो उसके पश्चात हम तब से जो है यहाँ पर रेरा देख रहे हैं, और मैं मुख्यतः जो है ये एनसीआर से रिलेटेड जो कोर्ट वर्क है उसको मैं देख रहा हूँ। रेरा यानी रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट क्या है एक्चुअली? ये बेसिकली जो है, जो इतनी प्रॉब्लम्स आई, बायर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहे एक टाइम पर, क्योंकि जो उन्होंने बिल्डर्स ने, प्रमोटर्स ने वादा किया था कि वो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उनको फ्लैट या प्लॉट तैयार करके उनको दे देंगे, परंतु वो नहीं दिया, और कई प्रकार के जो है वो घपले हुए, सीरियस इरेगुलरिटीज़ हुई। बिल्डर्स ने पैसा एक प्रोजेक्ट से कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, और उसका परिणाम ये रहा कि ज़्यादातर बायर्स के जो है पैसे उसमें फंस गए थे। प्राइमरीली जो काम है वो है बायर्स को रिलीफ देना इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर यूनिट। रेरा से पहले और रेरा आने के बाद जो ग्राहक है उनको क्या क्या फायदा हुआ, मतलब किस तरह की सहूलियत मिलना शुरू हुई है? देखिए, रेरा में हम लोग कोर्ट वर्क करते हैं, और अपनी रेरा जो कंप्लेनेंट है अपनी कंप्लेंट जो है वो यूपी रेरा के सामने डालते हैं, और उसके बाद हम 2 या 3 हेयरिंग के पश्चात अपना जजमेंट देते हैं। जो बायर हमारे पास आता है, मुख्यतः उसकी 2 तरह की समस्याएं रहती हैं। नंबर 1 कि अब वो प्रोजेक्ट में कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे रिफंड चाहिए विद इंटरेस्ट। और दूसरे तरह के केसेस ऐसे हैं, कुछ बायर्स कहते हैं कि नहीं, हम इसमें पोजेसन लेने को तैयार हैं और हमको पोजेसन जो है जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। तो इसके ऊपर जो है हम बहस वगैरह दोनों पक्षों की सुनकर अपना निर्णय जो है वो हम देते हैं। आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत आती है? यूपी के अंदर जो है सबसे जो ट्रबलसम पॉकेट है वो हमारी एनसीआर की है। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ और साथ साथ जो है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कार्य क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादातर जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं। और इनफैक्ट यदि देखा जाए पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो ये एनसीआर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि भारत में सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर में हुई हैं, और सबसे ज़्यादा बायर्स जो प्रभावित हुए हैं वो एनसीआर क्षेत्र में हुए हैं। हालांकि बाकी जगह पे भी लखनऊ में, कानपुर में और जो बड़े मेट्रो टाउन्स हैं वहाँ पर भी हैं कंप्लेंट्स, परंतु सबसे ज़्यादा जो है वो क्वांटम कंप्लेंट्स का वो इसी क्षेत्र में है, एनसीआर क्षेत्र। रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा के आने के बाद में खरीदारों को क्या सच में फ़ायदा हुआ है? इसमें काफ़ी जो है आने के बाद करीब 32,000 जो है कंप्लेनेंट्स ने अपनी कंप्लेंट्स हमारे यहाँ दर्ज कराई हैं, और हमने करीब
24 से 25 हज़ार के बीच में कंप्लेंट्स का हमने निस्तारण जो है वो किया है। और उसके बाद काफ़ी बड़ी क्या कहते हैं धनराशि हमने बिल्डर से लेके और बायर्स को जो है वो वापस कराई है। इसके अलावा हज़ारों फ्लैट्स इस बीच में पिछले 2 साल के अंतराल में तैयार हुए हैं और वो उनका पोजेशन बायर्स को जो है वो मिला है। तो इन ए वे देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हुआ है और लोगों को रिलीफ जो है वो मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ अवश्य है कि जो हमने जजमेंट्स किए हैं 24,000 केसेस में, अभी भी कुछ ऐसे मामले बचे हुए हैं जहां पर कि उनको पैसा अभी वापस नहीं मिला। जो रिफंड का पैसा बिल्डर ने, प्रमोटर ने जो वापस करना था वो अभी बायर को नहीं किया है। तो वो कंप्लायंस का जो इशू है वो अभी पेंडिंग है और वो एक काफ़ी बड़ी चुनौती जो है वो यूपी रेरा के समक्ष में है कि जो केसेस हो चुके हैं उनकी हम कैसे कंप्लायंस जो है 100% कंप्लायंस कैसे हम सुनिश्चित कराएं। रेरा से कुछ डेवलपर्स ने टाइमली पोजीशन देना शुरू किया है। क्या इसके बारे में कुछ आपके पास ऐसा कोई रिपोर्ट या ऐसा कोई डाटा है जिससे पता लगे कि कितने प्रतिशत डिलीवरी या टाइमली पोजीशन होना शुरू हो गया है इन कंपेरिजन यदि बिफोर रेरा? तो जैसे मैं कह रहा था कि बहुत लोगों को काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी जो है वो स्टक पड़े हुए हैं, मतलब रुके हुए हैं, अपूर्ण रुके हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्कुल स्टॉल्ड हैं। वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 साल से कोई काम अभी तक नहीं हुआ। तो अभी भी जो है कम से कम 200 से 300 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टॉल्ड पड़े हुए हैं या उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा जो है वो हमारे सामने ये काम है कि जो प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड हैं या बहुत ज़्यादा उनमें डिले हो गया है, उन प्रोजेक्ट्स को कैसे चालू किया जाए और समयबद्ध तरीके से उनको पूर्ण किया जाए। तो अभी यदि हम एक ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम यदि हम ये कहें कि करीब 100 में से करीब 20-25% जो है इस बीच में प्रोजेक्ट्स पूर्ण हुए हैं और उनको कब्जा जो है वो मिला है और करीब 20% और कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कि काम अभी चल रहा है और उम्मीद है कि वो अगले साल भर में बायर्स को पोजीशन दे देंगे। परंतु 50 से 60% प्रोजेक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि पूर्ण गति से कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू नहीं हो पाया या वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्टॉल्ड है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर आपने मतलब किस तरह की एक्टिविटी करने जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई प्लान कर रहे हैं आप लोग कि जिससे वो तेजी से काम शुरू करें या दोबारा से काम करके टाइमली पोजीशन दें? देखिए, यूपी रेरा में इसमें काफ़ी पहल की है और इनफैक्ट पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो यूपी रेरा ने कई ऐसे मॉडल तैयार किए हैं कि जिससे कि प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके। उसमें एक तो ये है कि प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करते हैं हम और डी रजिस्टर करके उस प्रोजेक्ट को पहला अधिकार जो है वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ को है। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ से पूछा जाता है कि यदि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की स्थिति में हैं और इच्छुक हैं तो वो अपना प्रपोजल यूपी रेरा को सबमिट कर सकते हैं और अभी 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने अपनी सहमति दी है और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन पर काम प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा हमने कई सारे केसेस के अंदर ये किया है कि प्रमोटर और बायर्स को हम इकट्ठे लाए हैं और यूपी रेरा के उसमें अम्ब्रेला में उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट हम करा रहे हैं। इसमें हम जेपी का जैसे कैलिप्सो कोर्ट है, नाइट्स कोर्ट है
इसके अलावा जो है करीब 7-8 ऐसे प्रोजेक्ट्स अब इस समय पाइपलाइन में हैं जहां पर कि एडवांस स्टेज पर जो है काम चल रहा है, उनके एग्रीमेंट्स वगैरह का या उनको अप्रूवल देने का। तो उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने ये महसूस किया है कि यदि बिल्डर्स और बायर्स यदि इकट्ठे आ जाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिल्डर ये कहता है कि बायर्स जो हैं हमको पैसा नहीं दे रहे, इस वजह से मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ बायर्स ये कहते हैं कि हमें बिल्डर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम इसको पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई नहीं कर देता। तो दोनों तरफ जो है वो एक मिसट्रस्ट का माहौल है, मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में यूपी रेरा ने पहल की है कि इन दोनों पक्षों को साथ लेके आए और एक उनके बीच में एग्रीमेंट कराएं और हम अपना कंसल्टेंट अपॉइंट करें, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ताकि उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होता रहे और साथ में उसकी क्वालिटी भी प्रोजेक्ट की देखते रहे और उन प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट करें। तो ये ऐसे 2 मॉडल्स हैं जिसके तहत हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आपने बिल्डर के साथ पे उनके साथ जो सेल्स का काम करने वाले या प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए या कंसल्टेंट के लिए उनको भी रजिस्टर करा रहे हैं जी। तो उनके पीछे रजिस्टर कराने का क्या मकसद है? क्या उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है या कोई उनको अवेयरनेस के लिए कोई क्लासेस उनकी होती है जिससे उनको किस बिल्डर के साथ काम करना है या कैसे काम करना है उसके बारे में जानकारी मिलती है? क्योंकि ये जैसे बाकी जगह पर भी हुआ है और एनसीआर में भी हुआ है, कई एजेंट्स ने काफ़ी जो है गलत तथ्य जो है वो बायर के सामने रखे और उनका जो है वो गलत तरीके से उनके ट्रांजैक्शन कराए। तो भारत सरकार ने जो ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है उसमें ये कहा है कि जितने भी एजेंट्स होंगे जो प्रॉपर्टी के लेन देन में लगे हुए हैं वो भी अपना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारण हो सके और वो अपना काम जो है वो जिम्मेवारी से करें। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट आया है और अब आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से कोई ऐसे जो है बड़े इर्रेगुलरिटी के केसेस जो है वो सामने नहीं आए जहां पर कि एजेंट ने कुछ गड़बड़ की हो। तो हमें लगता है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो एजेंट्स का एक रोल है वो बहुत अहम है, इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी पूरे एजेंट्स को डिसिप्लिन जो है वो किया जा सके। तो किसी एजेंट पे या कुछ एजेंट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है रेरा ने? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट कुछ बायर्स ने शिकायतें जरूर की हैं एजेंट्स के खिलाफ और उनके केसेस जो है वो संबंधित बेंच के समक्ष विचाराधीन है या कुछ पे हमने निर्णय भी दिए हैं। कि जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्टार आते रहते हैं या विज्ञापन देखेंगे आप भी, जिसमें लिखा होता है कि फंसी हुई प्रॉपर्टी को छोड़ के हमारे साथ रहें, हम नई प्रॉपर्टी देंगे उसके अगेंस्ट में, या डिफरेंट तरह से वो एक तरह से देखा जाए तो गलत प्रचार है, क्योंकि वो जो पैसा फंसा हुआ है उसको पैसा ना देके वो सिर्फ उसको एक मैनिपुलेशन का काम ही है। तो इस तरह का कुछ वॉच उन पे हम रेरा की तरफ से होता है या सिर्फ कस्टमर या कोई कह आएगा तभी उस पर आके कार्रवाई करेंगे? ये जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या इम्प्लीमेंटेशन का है, इन सभी प्रोजेक्ट्स को 2 या 3 काम जो है बहुत ज़रूरी करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो उनका एक अलग से एस्क्रो अकाउंट होगा और जो पैसा बायर्स देते हैं उसका 70% पैसा जो है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वो पैसा सारा का सारा जो है कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा। अर्थात कि उस एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकालने से पहले
जो है 3 लोगों के सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। इनके सर्टिफिकेट के बाद ही पैसा जो है वो निकाला जाएगा। इसके अलावा ईयर के बिगिनिंग में बिल्डर को पूरा एक नए साल का प्लान देना पड़ेगा कि वो कितना काम अगले आने वाले साल के अंदर करेंगे। और तीसरा काम ये है कि उनको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमारे यूपी रेरा के पोर्टल पे डालनी होंगी, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बायर्स भी उसको देख सकते हैं और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 जो मैंने बताई हैं गतिविधियां बिल्डर्स को करनी पड़ती हैं, और यही कारण है कि जो डिसिप्लिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी रेरा के अंतर्गत आया है वो इन 3 चीज़ों की वजह से आया है। और इससे ये भी सुनिश्चित अब किया जा रहा है कि किसी भी तरह का डाइवर्जन जो है वो ना हो, क्योंकि 70% पैसा जब एस्क्रो अकाउंट में बायर्स का आ जाएगा और उसी से पैसा कंस्ट्रक्शन में खर्च होगा, तो हमें लगता नहीं है कि भविष्य में उस तरह की समस्याएं आएंगी जो कि पास्ट में जैसे कि हो चुका है। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके रहे और बहुत सारी एक्टिविटी नहीं, तो उस सब का इफेक्ट जो पोजेसन की डेट लाइन होगी उस पर ही पड़ा होगा। तो कुछ थोड़ा सा आपके पास कुछ इस तरह का है कि बता पाएंगे कितने पोजेसन रीशेड्यूल के लिए आपके पास कितने केसेज आए हैं या कितने % जो प्रोजेक्ट हैं वो रीशेड्यूल हुए हैं? देखिए, पेंडेमिक में जो है मार्च के अंत में लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद जो है 6 महीने का टाइम जो है सभी प्रोजेक्ट्स को दिया गया कि यदि उनकी किसी की समाप्ति की तिथि जो है वो से जुलाई पड़ रही थी तो उसको 6 महीने का टाइम जो है वो एडिशनल सभी प्रोजेक्ट्स को दिया गया, क्योंकि उस दौरान में यहाँ पर काम लॉकडाउन में कहीं पे भी नहीं हुआ, क्योंकि लेबर वापस जा चुकी थी। और 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन स्टेजेस में जब रिलैक्स होना शुरू हुआ तो लेबर को आने में काफ़ी टाइम लगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे यूपी में जो है 6 महीने का टाइम एडिशनल टाइम जो है वो बिल्डर को दिया गया कि वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। इसके अलावा उस 6 महीने के दौरान जो है उसके ऊपर डिले पेनल्टी भी ना लगाने का प्राविधान इसमें रखा गया। तो उस और फिर काफ़ी प्रयास जो है किए गए और टाइम टू टाइम लॉकडाउन के समाप्ति के उपरांत जो है वो इसको रिव्यू किया गया, क्रेडाई वगैरह के साथ मीटिंग की गई ताकि जल्दी से जल्दी काम जो है वो रिज्यूम हो सके, दोबारा से प्रारंभ हो सके। और तो हम लोगों का ये प्रयास रहा कि सितंबर अक्टूबर तक जो है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में काम जो है वो शुरू हो चुका था। और बट ये बात सही है कि सभी सेक्टर की तरह जो है रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी जो है एडवर्स इम्पैक्ट पेंडेमिक का पड़ा है। तो इसकी वजह से जो डिले हुआ है तो अपना टाइम दे दिया और टाइम के बाद भी कुछ लोगों ने डिले किया होगा, तो कुछ एक ऐसा आइडिया या डाटा आपके पास है कि लगभग कितने बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन पर कितना जुर्माना लगा है? जो काम है ये सारा ऑनगोइंग काम हम लोगों का चल रहा है और काफ़ी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, दोनों साइड को हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्डर है, प्रमोटर है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उसमें पेंडेमिक की वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ है उसको हम जो है रिलीफ दें और उस हद तक हम उसको कंपनसेट करें। और दूसरी तरफ जो है अब बायर्स भी पेंडेमिक के बाद और ज़्यादा डेस्परेट हो गए क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बहुत ख़राब हो गई। बहुत लोग बायर्स ऐसे श्रेणी के हैं जिनकी की जॉब्स चली गई और उनके जाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा रिफंड प्राप्त करने के लिए डेस्परेट हैं। तो हमारा ये भी प्रयास है कि इस तरह के
बायर्स को भी हम जो है वो रिलीफ दें, और जहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया वहाँ पे हम रिफंड के ऑर्डर जो है वो तत्परता से कर रहे हैं। जब से रेरा बना है अब तक ग्राहकों को एवरेज या लगभग कितना अमाउंट रिफंड हो चुका होगा? हम लोगों ने करीब 100 करोड़ रुपया जो है वो प्राप्त करके आरसीज के अगेंस्ट जो है वो पैसा बायर्स को उपलब्ध कराया है, परंतु अभी भी करीब 2000 से ज़्यादा जो है रिकवरी सर्टिफिकेट पेंडिंग है संबंधित जिलाधिकारियों के पास, और उनको हम जो है बार बार हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और रिमाइंडर भी भेज रहे हैं हम जिलाधिकारियों को कि उन आरसीज के अगेंस्ट पैसा रिकवर करके उपलब्ध कराया जाए ताकि बायर्स को वो पैसा वापस किया जा सके। आप एक शानदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान बनाने के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी जाने जाने लगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरा जो है रुझान इस तरफ है लिखने की तरफ, और मैं अभी तक 4 किताबें लिख चुका हूँ। ये किताबें मेनली जो है वो स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, लाइफ से आधारित हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर मेरे लेख जो है वो आधारित हैं। और अब मैं आजकल जो है आर्टिकल्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और उनको डिज़ाइन करके जो है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगले 2-3 महीने के अंदर एक और बुक जो है मेरी 5वीं किताब जो है वो निकल जाए। इसके अलावा मुझे पेंटिंग्स का भी शौक़ है। ये ऊपर जो लगी हुई हैं पेंटिंग्स, ये मैंने ही बनाई है। तो मेरा जो है काम के साथ साथ जो है वो राइटिंग में और पेंटिंग में मेरा इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैं मेडिटेशन रेगुलर करता हूँ पिछले 20 साल से, तो ये मेरा जो है इंटरेस्ट है। मतलब एक आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है अधिकारी के रूप में, या आप यहाँ पर भी हैं, उसके बाद भी इतना सब कुछ कर लेते हैं, सब चीज़ के भी सामंजस्य कैसे बढ़ा पाते हैं? देखिए, बेसिकली जो है ये टाइम मैनेजमेंट है। होता ये है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय गंवाते हैं और ओवरऑल समय का हम सही तरीके से प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसी जैसे किसी छोटी छोटी चीज़ों पे यदि आपने ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया तो जो बड़ी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल, क्रूशियल हैं, उनके ऊपर हम समय नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि यदि हर व्यक्ति सही तरीके से प्रायोरिटाइजेशन करे अपने काम का और उसी हिसाब से समय एलोकेट करे, तो सही टाइम मैनेजमेंट से काफ़ी समय जो है वो मिल सकता है। भौतिक जिंदगी और आपकी जो स्पिरिचुअल जो थॉट्स हैं, इन दोनों को किस तरह से सामंजस्य बढ़ाया जाता है, या इस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करके अच्छा जीवन अपना जीवन अच्छा बिता सकती है? देखिए, अल्टीमेटली जो आपका जो जीवन है, और जीवन में आजकल कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ासकर यंग जनरेशन के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मेंटल स्ट्रेस का है। कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे आप बच्चा ले लें, यदि बच्चों को ले लें तो उसके ऊपर जो है स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है अच्छे नंबर लाने का, और आगे वो देखता है कि उसका कैरियर स्टेज पे है। तो और जो ऑफिस में काम करने वाले हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, मेंटल स्ट्रेस है। और देखा जाए तो यदि वर्ल्ड में देखें तो एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर कि मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स रखें और हम मेंटल एक्सरसाइजेज भी करते रहें, साथ साथ फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यदि हम थोड़ा अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आएँ और फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ
अच्छा हम खाने पीने पे जोर दें तो निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आपकी बातें हमारे दर्शकों को मुझे लगता है पसंद आई होंगी, क्योंकि रेरा के बारे में आपने काफ़ी जानकारी दी है और एक वास्तविक जीवन को कैसे अच्छी तरह जिया सकता है उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इसके बाद भी यदि आप कुछ और बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कुछ, अगर कुछ रह गया उनसे भी पूछ पाएँ हमसे। नहीं, रेरा की ओर से मुझे यही कहना है कि अभी भी जो बायर्स ऐसे हैं जो जिनको की प्लॉट, जिनको की अपनी यूनिट का कब्जा नहीं मिल पाया, वो रेरा में केसेस दायर कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो नए बायर्स हैं जो अब नई प्रॉपर्टी अपना खरीदना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से पहले यूपी रेरा की साइट पर आकर पोर्टल पर अपनी जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर कि वो अपने फ्लैट को खरीदना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लें और उसी प्रोजेक्ट में अपना निवेश करें, प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें जो कि रेरा में रजिस्टर्ड है और वो कंप्लायंसेस जो है वो अपनी कर रहा है। किसी प्रकार का रिस्क जो है जो पहले लोग लेते रहे, अब लोगों को वो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हो और वो अपनी कंप्लायंसेस कर रहा हो। थैंक यू। धन्यवाद बलविंदर जी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपका ये इंटरव्यू जरूर पसंद आया होगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त दिया। नमस्कार, धन्यवाद।